पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मैं भी दिल्ली में ही हूं और बिहार को लेकर दिल्ली में जो सरगर्मी चल रही है, जो तैयारी चल रही है, उसको सूंघने का प्रयास कर रहा हूं। कल बीजेपी के सांसद पवन संजय जायसवाल ने बड़े स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे और एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और वहां बातचीत भी हुई, भोज भी हुआ। आज फिर देखिए, आज शाम को दूसरी ओर से आज सुधाकर सिंह ने न्योता दिया है, उनके घर पर मिलन समारोह का आयोजन है। मतलब आज आरजेडी के नेता मिलेंगे। तो दिल्ली में क्या चल रहा है, हम इसे मापने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एनडीए की तैयारी और विशेषकर बीजेपी की तैयारी को समझने की कोशिश की है और यह लगता है, देखिए इस बीच खबर यह भी है कि बिहार में ईडी की रेड चल रही है। मतलब इधर के दिनों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बिहार में तेज हुई है। इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं, यह भी आगे हम डिकोड करेंगे। अगले कुछ घंटों के बाद जब रिपोर्ट मिलेगी कि क्या है, क्या इसके पीछे बसे हैं। लेकिन बीजेपी जो हमने समझा अब तक, देखिए राजनीति में तो हर क्षण हर घंटे संभावनाएं और अवसर जो है बदल ही जाते हैं, कि बीजेपी की तैयारी है बिहार में लीड करनी और बीजेपी ने यह माना है कि देखिए चुनाव हमें ही लड़ना होगा। वैसे यह बात सच है कि जो बीजेपी के अंदर खाने से जानकारी है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार को छूने की कोशिश नहीं की जाए। देखिए कल जब स्नेह मिलन संजय जायसवाल के घर पर एक सांसद ने वहां से निकलते ही बोला कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। तो मतलब कि नीतीश कुमार को छेड़ना नहीं है, लेकिन बीजेपी को लीड करना है। अमित शाह जा रहे हैं 30 तारीख को, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। पर एक बात और, बिहार में चुनाव का मुद्दा, चुनाव के जो असली मुद्दे हैं, बिहार के मुद्दे हैं, वह गौन दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि तैयारी यह है कि जाति जाति खेल लो, बिहार में जाति तो जाति नहीं है। इसलिए बीजेपी अपने तमाम नेताओं को, अपने छत्रपों को कह रही है कि आप अपनी जाति को साधिए, क्योंकि यह मत मानिए कि सामने से चुनौती कम है। क्योंकि यह बात तो हम और आप लगातार कहते ही रहते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव का आधार वोट 32% है। बस कुछ प्रतिशत इजाफा कर ले तो लड़ाई बहुत कांटे की हो जाएगी। तो अब भाजपा के तमाम छत्र बिहार में जातीय सम्मेलन करते, जातीय समूहों के साथ संवाद करते दिख सकते हैं और यह चल ही रहा है। आपने देखा ही कि कहने के लिए नीतीश कुमार का कुर्मी वोट बैंक, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने पहल की और मंत्री ही बना दिया कृष्ण कुमार मंटू को। नालंदा में दखल देने की कोशिश की, सुनील कुशवाहा को मंत्री बना दिया गया। आगे क्षत्रिय सम्मेलन भी हो रहे हैं, आगे वैश्य सम्मेलन भी हो रहे हैं। तो बिहार में जाति जाएगी नहीं और बिहार में 2025 का चुनाव भी जाति बनाम जाति होगा। यह भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक के मतदाताओं को, और इधर जो कुछ सबन छिटक गए थे उन्हें यह बताओ कि देखो तुम्हारे अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कैसे रुखसत कर दिया गया। तो जाति बनाम जाति, बिहार में बीजेपी भी जाति से जीतेगी और आरजेडी भी जाति से जीतने का प्रयास करेगी। नीतीश कुमार चेहरा बने रहेंगे चुनाव तक, इस बात की संभावना लगती है। वैसे 90 दिनों का जो समय सीमा आपने तय कर रखा है, उसके भीतर क्या कुछ हो जाता है, यह भी अब तो कुछ दिनों की बात है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले उसी पर आए जो आपने मतलब जाति की बात कही, फिर उसके बाद नीतीश कुमार का चेहरा और दूसरी चीजों पर आएंगे। जाति की बात जी जो है ना बिहार में, वो इसलिए भी है क्योंकि अभी पड़ोस के जो के राज्य में चुनाव हुआ झारखंड में, वहां हम्म, बीजेपी ने धर्म की राजनीति आजमा करके देख ली, वो काम किया नहीं। बिल्कुल। हम्म, बहुत ही ज्यादा धर्म की बात हो गई थी, जरूरत से ज्यादा धर्म की बात हो गई थी। हम्म, और वो हेमंत बिश्वा शर्मा को ले आया गया था, जो लगातार हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठिया, बांग्लादेश, ये सारी चीजें चल रही थी और वो काम किया हम्म, नहीं। वो आपका वो एजेंडा बीजेपी का फेल हो गया। और आप पिछला लोकसभा चुनाव याद करिए कि जब जब बीजेपी सर्वाधिक भरोसे में थी कि हमने इतना बड़ा इवेंट किया है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, 500 साल की जी, प्रतीक्षा समाप्त हुई है, हम्म, रामलला विराजमान हुए हैं, तो अब तो हमको हम्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जीत जाएंगे।
बिल्कुल। लेकिन चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, वहीं फैजाबाद की सीट हार गए जिसके तहत अयोध्या की सीट, अयोध्या नगरी आती है, अयोध्या धाम जिस लोकसभा सीट में आती है आता है वही सीट हार गया। तो अब बिल्कुल। पूरे उत्तर प्रदेश में हारे, तो इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव में धर्म का आप नहीं चला जो आप जिसको चलाना चाह रहे थे, और झारखंड में नहीं चला। उसके बाद 3 चुनाव और ध्यान दीजिए कि हरियाणा जीती बीजेपी, दिल्ली जीती और महाराष्ट्र जीती। इन तीनों जी। में से किसी जगह पर धर्म का मुद्दा नहीं चलाया बीजेपी। बिल्कुल। उसने धर्म को छोड़ दिया, उसने विशुद्ध रूप से जातीय समीकरण सेट किया इन राज्यों में। जी। जातीय समीकरण ऐसे सेट किया, हरियाणा में आप लोगों ने देखा पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव के ठीक पहले, और कहा कि इनके चेहरे पर चुनाव होगा, और 36-37% पिछड़ा वोट एक मुश्त बीजेपी की तरफ गिरा, कांग्रेस की सारी संभावना खत्म हो गई। वही बिल्कुल। दिल्ली में किया कि परवेश वर्मा डिफेक्टो सीएम की तरह लड़ रहे हैं, तो विजेंद्र गुप्ता भी डिफेक्टो सीएम की तरह लड़ रहे हैं। उसने बनिया और ब्राह्मण का अपना कोर वोट के साथ जाट का वोट ऐड किया और चुनाव जीत गए। महाराष्ट्र में उसने यही काम किया, जो मराठा आरक्षण के समय जो राजनीति हो रही थी, उसने मराठों के बरक्स पिछड़ों को साधा, पिछड़ा छगन भुजबल के जरिए जो आंदोलन हुए वो लंबी कहानी है। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जहां उसने जाति का कार्ड खेला बीजेपी ने, जाति के हिसाब से चुनाव लड़ी, वहां कामयाबी मिली, और धर्म के हिसाब से कामयाबी नहीं मिली। ये एक मोटी रूपरेखा है, इसकी बारीकियों में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जहां जिन राज्यों में जाति की बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, वहां जाति के आधार पर जब आप चुनाव जीत जाते हैं, तो बिहार में तो सिर्फ जाति की बात होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। और बिहार में धर्म का कार्ड चलता भी नहीं है। 2015 में आपने धर्म का कार्ड चलाया था, कहां चला? नहीं चला। और देखिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का भले ही मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, लेकिन वक्फ बोर्ड पर बोलना शुरू कर दिया, वक्फ बिल पर बोलना शुरू कर दिया है जेडीयू ने। तो नीतीश कुमार उस वोट बैंक को छोड़ने नहीं जा रहे। और खबर यह भी आ रही है कि बिहार में धर्म का कार्ड नहीं चलाया जाएगा। शाहनवाज हुसैन को भी बीजेपी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाएगी ही लड़ाएगी, ताकि एक सांकेतिक मतलब वह बताया जा सके कि देखिए हम आपसे दूर नहीं है। और इस बार ईद के मौके पर जो कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं प्रधानमंत्री, वह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बार ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगातें मोदी की घोषणा हुई है। मोदी की सौगात ईद के मौके पर दी जा रही है, और 32 लाख वंचित मुस्लिम परिवारों को किट दी जा रही है, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े हैं, सूट है, वो कुर्ता पायजामा है, उसके साथ सिवैयां हैं और दूसरे खाने पीने की चीजें। 500 से 600 रुपए की एक किट तैयार हुई है, और 32 लाख किट दी जा रही है। 600 रुपए के एवरेज के हिसाब से आप सोचिए कितने रुपए का होगा, करीब 200 करोड़ 190-92 करोड़ रुपए का की ये किट हो सकती है, जो बांटा जाएगा मुसलमानों के बीच में ईद के मौके पर। तो एक तरह से बीजेपी एक मैसेज बनाना चाह रही है। देखिए, उनको उदासीन करना चाह रही है, जो एक इसको शब्द में कहें, जो हम लोग कहते हैं कि हॉस्टिलिटी समाप्त करना। तो जो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी रही है कि उसको हॉस्टाइल नहीं होने देना है, वो ये सोच के चुनाव नहीं लड़े कि हराना ही हराना है चाहे जो हो जाए, वो उदासीन कर देना है उनको कि वो ज्यादा जोश में न एंटी बीजेपी एंटी एनडीए नहीं लड़ने जाए। इसकी कोशिश हो रही है। इसी कोशिश के तहत वो ईद के सौगात बट रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को लड़ाया जाएगा, और नीतीश कुमार भी एक पोजिशनिंग वक्फ बिल पर करेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल था, आपको याद होगा सुरेंद्र यादव ने क्या चुनौती दी थी जब वो चुनाव हारे थे। उसके बाद उन्होंने चुनौती दी थी कि बीजेपी चुनाव के पहले इसको पास करके दिखाए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इसको नहीं पास करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर वक्फ बिल पास होता है चुनाव के पहले। लेकिन अब वो बीजेपी उसको ले आने जा रही है, क्योंकि जेपीसी में बैठक हो गई है, और जेपीसी में जेडीयू ने जो सुझाव दिए थे, या जो चंद्रबाबू नायडू ने जो सुझाव दिए थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। 14 सुझाव हैं जो एनडीए की तरफ से आए हैं, उनको बिल में शामिल किया गया है। तो खैर, वो एक हो रही है मुस्लिम वोट की, लेकिन उसमें भी बीजेपी धर्म का मुद्दा नहीं बने, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बने, इसलिए अब ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये सौगातें मोदी भी उसी लिए है कि उसका बहुत ज्यादा मुद्दा न बने। अगर एक मुद्दा हाईलाइट होता है वक्फ का, तो कुछ लोग ये कहने, खासतौर से पसमानदा मुस्लिम में कुछ लोग ये कहने वाले भी हो कि मोदी ने इतना ख्याल रखा कि हम लोग को ईद पर हम लोग को सौगात मिली। तो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, और सारा फोकस होगा जाति के ऊपर। साथ साथ जो एक दूसरी चीज है, जो हम लोग कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं, कि नीतीश कुमार के शासन के 20 साल के कामकाज और उस 20 साल के कामकाज की तुलना लालू यादव और राबड़ी देवी के 2005 तक के शासन के कामकाज से उस तुलना के आधार पर एक चुनाव लड़ा जाएगा। वो चीजें याद दिलाई जाएंगी, और वो काम विशेष तौर पर नीतीश कुमार के जिम्मे छोड़ दिया गया, जो लगातार कर रहे हैं। 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले कुछ था जी, सब हमने ही किया है ना जी। तो यह कहा गया कि देखिए नीतीश कुमार को यह कहने दीजिए, बाकी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना
तो उनका श्रेय बनता ही है कि 2005 के बाद जो हुआ है वह श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाए और इसे चुनाव में भुनाया जाए। बाकी कार्ड हम लोग खेलो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कैसे कुशवाहा छिटके, कैसे मुकेश सहनी उधर चले गए। तो यदि कुछ प्रतिशत मत ही यदि आरजेडी गठबंधन की ओर बढ़ जाते हैं, और देखिए कांग्रेस के भीतर भी कृष्णा अल्लाह बरू ने कहा कि तेजस्वी यादव मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह और उनके साथ कई विधायकों ने कह दिया, साफ साफ डिवीजन दिखा कि नहीं, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर उस कंट्राडिक्शन पर भी हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस आरजेडी का है। लेकिन जेडीयू बीजेपी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है ज्ञानेश्वर जी। देखिए अभी हम ध्यान आ रहा है, जब अभी चुनाव हुआ था, दिल्ली के नतीजे आए और प्रधानमंत्री जब पहुंचे, उनका स्वागत हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो प्रधानमंत्री कोई भी बात बिना सोचे समझे और बिना किसी राजनीतिक मैसेज के नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो कहा उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। वहां उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी जीती है, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं पार्टी मुख्यालय में नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। वहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है वो रिमार्केबल काम है और उन्होंने इतना काम किया। तो जब आएंगे प्रधानमंत्री अपनी रैली में, वो भी इस बात को कहेंगे कि नीतीश कुमार ने काम किया, और उस काम का उनको जो आप बार बार आपने याद दिलाया पिछली बार कि नीतीश कुमार मजदूरी मांगते थे, तो उसकी मजदूरी नीतीश कुमार को मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार के चेहरे की यही उपयोगिता है। अभी एक बड़ी उपयोगिता यही है कि लालू यादव के परिवार के कंट्रास्ट में नीतीश कुमार का चेहरा बहुत बड़ा है और बहुत चमकदार है। उस चेहरे को हम लोग दिखाते रहे। नीतीश कुमार बोले नहीं, उनका पब्लिक अपीयरेंस कम कर दिया जाए, उनके भाषण कम कर दिए जाए, लेकिन वो चेहरा रहे ताकि कोई ऐसा वीडियो नहीं प्रसारित हो जाए जैसा भी राष्ट्रगान के समय देखा हम लोगों ने। बिल्कुल। तो उनके जरिए दो चीजें सदती हैं। एक तो जाति का कार्ड भी सदता है, क्योंकि उन्होंने अति पिछड़ा और महादलित का जो खेल सजाया था, पिछले 20 साल में जो खेल सजाया है, उसी की फसल वो लगातार काट रहे हैं। उन्होंने उनकी लगाई फसल है जिसका फायदा उनको मिलता रहता है हमेशा, और बीजेपी को भी मिलता है। और हम पहले भी एक बार हम लोग चर्चा में हमने बताया था, जो आंकड़े दिए थे हमने, कि अति पिछड़ा जो वोट है उसका रुझान हमेशा बीजेपी की तरफ होता है, नीतीश कुमार से भी ज्यादा बीजेपी की तरफ होता है। तो वो बीजेपी अपने उस वोट पर बैठी हुई है, और इसका कारण ये है कि उसमें मेजोरिटी वोट जो है वैश्य का है। वैश्य की तमाम जो जाति है उन लोगों का है, जो बीजेपी के प्रति कमिटेड वोट है। उन सब के भी सम्मेलन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कराए। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से नहीं कराए तो उनका कोई ना कोई नेता कराए, कि कहीं कानू सम्मेलन हो, कहीं कलवार सम्मेलन हो, कहीं जायसवाल हो, कहीं अग्रहरी बनिया लोगों का सम्मेलन भी हो, कहीं तेली सम्मेलन हो। तो ये जातीय सम्मेलन होंगे। कोयरी कुर्मी का हम लोगों ने देखा, जिस दिन हम पटना में थे उसके अगले ही दिन कुर्मी चेतना रैली हुई कृष्ण कुमार, और उसके बाद वो मंत्री भी बन गए। तो हर अति पिछड़ी जाति देखे 63% जो जाति का वोट है, 36% अति पिछड़ी जाति, 27% पिछड़ी जाति, उसमें 14% या तो निकालते उस 63% में से, तो 49% वोट की राजनीति तो बीजेपी जेडीयू को करनी है ना, करनी है, और उसका मेजोरिटी वोट उनको जाता भी है। अब वो देखना है कि उसमें मुकेश सहनी कितना डेंट करते हैं अति पिछड़ा के वोट में, लेकिन बीजेपी इसको अपनी सबसे बड़ी पूंजी मान करके राजनीति करेगी। नीतीश कुमार की भी वही पूंजी है, और इन दोनों में इस मामले में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनके तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, जिलों के नेता हैं, सबको इस बारे में मैसेज दिया गया है, जो आपने पहले अपनी रिमार्क्स में कहा कि अपनी अपनी जाति को साधिए और अपनी जाति पकड़ लीजिए, कहीं छिटकना नहीं चाहिए और सब कुछ भूल जाइए। और देखिए, एक नेता ने यह भी कहा, एक बड़े सांसद ने यह भी कहा कि अब तो भाजपा में यदि आप सुनते हैं कि कोई मीटिंग हो रही है, कोई संवाद हो रहा है, कोई विमर्श हो रहा है, कोई सामूहिक निर्णय हो रहा है, तो वैसा कुछ होता नहीं है। रणनीति के हिसाब से अब फैसला सुना दिया जाता है और उसी फैसले पर सभी को अमल करना होता है। तो अब विमर्श की स्थिति नहीं है, स्ट्रेटजी के तहत आदेश निर्गत किया जाता है और उसे कार्यान्वित करने का जिम्मा दिया जाता है। ऐसा इसलिए है ज्ञानेश्वर जी, इसको हम लोग काफी दिन से इस बात को मार्क कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे किसी पार्टी के पास वो सिस्टम नहीं है जो बीजेपी के पास सिस्टम है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास जो सिस्टम है वो किसी पार्टी के पास नहीं है, और किसी दूसरे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेतृत्व से किसी फीडबैक की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। जैसे कांग्रेस के लीडर केंद्रीय नेतृत्व के पास बिहार की कोई जानकारी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की भी कोई जानकारी नहीं होगी, वहां के प्रभारी जो बताएंगे सो ही वो राहुल गांधी समझते हैं। यहाँ कोई प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आकर के नहीं समझा सकते अमित शाह को और बीएल संतोष को। उनके पास अपनी टीम की फीडबैक है,
उन दोनों जी की अलग अलग टीमें वहां सर्वे करती हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वाराही एक संस्था है, बीएल हम्म संतोष साहब ये करती है, जो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स है, जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, और भी कई संस्थाएं जो इंडिपेंडेंट संस्था, बीजेपी से अलग। जी बीजेपी बिल्कुल आरएसएस का अपना फीडबैक है, बीजेपी आरएसएस का अपना सिस्टम है जिससे फीडबैक मिलता है। हम्म प्राइवेट एजेंसी जो है उनको हायर किया हुआ है, और वो इन दोनों नेताओं के पास, संगठन महामंत्री के पास भी और अमित शाह के पास भी सारी फीडबैक पहुंचती है। उसके जी आधार पर स्ट्रेटजी बनती है, और उस स्ट्रेटजी के बाद प्रदेश नेतृत्व को एक निर्देश दे दिया जाता है कि ये काम करिए, ये काम करना बिल्कुल है। और चूंकि हम्म हम लोग पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को भी चुनाव बीजेपी ही लड़ाएगी, तो जी जेडीयू की भी स्ट्रेटजी बीजेपी को ही तय करनी है। इसके हम्म पहले जेडीयू की स्ट्रेटजी अपनी होती थी, या बीजेपी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। जब तक नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में थे, तब तक किसी को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो इतने बिल्कुल इतने बड़ा फोर्स नीतीश कुमार का नाम था कि उस फोर्स हम्म में, उस धक्के में सब आदमी चुनाव जीत जाता था, गठबंधन हम्म चुनाव जीत जाता था। अब नीतीश कुमार वो फोर्स नहीं रह गए, इसलिए बीजेपी को माइक्रो मैनेजमेंट में जाना पड़ रहा है। बीजेपी को बिल्कुल पहले माइक्रो मैनेजमेंट में जाना नहीं पड़ता था, अब चूंकि जाना हम्म पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं मांगना है, हम्म बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगना है। इसलिए बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। और बिल्कुल वो बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट इस लेवल पर होगा कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। हाँ, अब उस मैनेज मैंने कल किसी से पूछा भी कि इतनी बातचीत चल रही है, इतने स्नेह मिलन हो रहे हैं, कोई बात हुई क्या? जेपी नड्डा भी आए, चिराग पासवान भी थे, ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे, जीतन मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, सभी थे, विजय कुमार सिन्हा थे, आरएसएस के प्रवक्ता भी थे, कि सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? बराबरी की बात है ना, कि बराबरी से भी ऊपर नीचे है, तो लोगों ने चुप्पी साध ली, बस कहा कि हो जाएगा। उस पत्ते को लोग अभी नहीं खोलना चाहते हैं, और उस पत्ते को खोलने में भी समय लेना चाहते हैं, और इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कहीं किधर से दबाव भी बनाया जा रहा है। जो हमने कहा, कई लोग यह माप रहे हैं कि जो बिहार में ईडी सीबीआई घुस रही है, उसके पीछे भी वजह हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। वो तो टूल्स हैं जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के, मैनिपुलेशन के टूल्स हैं। वो तो कई बिल्कुल अदालतों की टिप्पणी में ये चीजें आ गई, राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा की बातें आ गई। आपने उसको विपनाइज कर दिया कि सेंट्रल एजेंसीज को, ये बातें भी आ गई हैं उस पर। तो जी वो तो चीजें सारे, पहले क्या था कि अपोजिशन पार्टी के खिलाफ आजमाई जाती थी, कि अपोजिशन पार्टी के खिलाफ इसको विपनाइज किया गया था, बिहार में भी किया गया। लेकिन ये लग बिल्कुल गया कि अपोजिशन पार्टी के खिलाफ अगर हम ज्यादा करते हैं तो झारखंड टाइप का भी हो सकता है, कि हम्म हेमंत सोरेन चुनाव ही जीत गए उसके बाद। तो वहां छोड़ करके हो सकता है कि उसका इस्तेमाल सहयोगी पार्टियों को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा हो। ये बिल्कुल संभव है, हम्म ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब हम्म अगर जो हम लोग बात कर रहे थे जिस स्ट्रेटेजी की बीजेपी की, जो आपने कहा कि चुप हो जा रहे हैं सब आदमी, पहले तो हर आदमी बड़े दावे के साथ कह रहा था जेडीयू का, ज्ञानेश्वर जी आपसे भी कहा, हमसे भी कहा कि बिल्कुल बड़ा भाई तो हम ही लोग रहेंगे, चाहे 1 सीट ज्यादा लेके लड़े, 2 सीट ज्यादा लेके लड़े। हम्म फिर बड़ा भाई बनने की बात छोड़ दी कि बराबरी पर तो रहेंगे ही, अब जी उसके नीचे का भी एक्सेप्ट करना होगा। हम्म क्योंकि जब आप बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो आपका वोट परसेंटेज होगा, आपकी जीती हुई सीटें होंगी, आपकी हारी हुई सीटें होंगी, बिल्कुल और दूसरे अलायंस पार्टनर, नए जो सहयोगी हैं, उनका वोट परसेंटेज होगा, उनकी उपयोगिता होगी। जी तो ये जब ये सीट शेयरिंग के टेबल पर आप लोग बैठेंगे ड्राइंग बोर्ड पर, तो चिराग पासवान तो रहेंगे ना उसमें। चिराग बिल्कुल रहेंगे पासवान है, बिल्कुल बीजेपी है, रहेंगे हम्म उनकी पार्टी को जितने वोट आए हैं, उन्होंने जो डैमेज किया पिछली बार एनडीए को, उसका जिक्र होगा। अब हम्म नीतीश कुमार अगर होते अपने बेस्ट ऑफ द माइंड में, और नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर रहे होते, तो चिराग पासवान के लिए बहुत मुश्किल स्थितियां होती, क्योंकि जी नीतीश कुमार अभी भी तमाम चीजों के बावजूद, उनकी खटास गई नहीं है। उनको पता है कि हम्म चिराग की वजह से वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, तो वो करते, लेकिन अब वो करने की स्थिति में नहीं होंगे। देखिए, कोई जी आदमी कहे नहीं कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग 6 महीने साल भर से, जब से ये बात देख रहे हैं, तब से कह रहे हैं इस बात को, और अब सारी चीजें दिख रही हैं, लोग मानने लगे। कहने नहीं कहना अलग बात है। नीतीश कुमार अब मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है, कोई प्रेशर डालने, बिल्कुल बीजेपी पर प्रेशर डाल के अपने मनपसंद सीटें और मनपसंद संख्या की सीटें लेने के में उनकी स्थिति नहीं है। हम्म बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जो पहले भी हम कहे हुए हैं, क्योंकि हमको उन लोगों ने बताया जो इस सीट शेयरिंग की बातचीत में बैठेंगे, जिनके पास शामिल सारे हो आंकड़े सकते हैं हैं, जी बिल्कुल शामिल होंगे, उनका कहना है कि हम बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेंगी, और इतनी सीटें जीतने की कोशिश करेगी कि उसी की सरकार बने। उसी की बिल्कुल सरकार बनने बिल्कुल का मतलब है कि जेडीयू बहुत दबाव डालने की स्थिति में नहीं रहे, जेडीयू इस हम्म स्थिति में भी नहीं रहे कि दूसरी तरफ जाकर के सरकार बनवा ले, और बीजेपी इस स्थिति में रहे कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी
के वोट से भी की सीटों से भी सरकार बना ले। तो अब अगर ये बीजेपी की सोच है कि हमको 90-100 सीटें जीतनी है, तो उसको कितनी सीटें लड़नी होंगी? कम से कम उससे 10-20 सीटें ज्यादा तो लड़नी ही होगी। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर, निश्चित तो तौर पर। आज एक सुबह एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हुई जो इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिक्स को ज्यादा गहराई से समझते हैं, लेकिन उनके आरएसएस और बीजेपी में भी अच्छे संबंध है। उनका कहना था, हमने कहा कि बीजेपी की तरफ से एक दबाव होगा कि 60-70 सीटों पर जेडीयू लड़े। उनका कहना था तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। नहीं, संभव नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि आप देखिएगा कि बीजेपी बार्गेनिंग शुरू करेगी 50 सीट से। अच्छा। हमने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने 50 सीट का प्रस्ताव रखेगी। 6 महीने बीतने दो, बहुत सीनियर है, उन्होंने कहा कि तुम 4-5 महीने और बीतने दो और नीतीश की स्थिति और बिगड़ने दो, चुनाव नजदीक आने दो, फिर ये देखना कि ये वो 50 सीट का प्रस्ताव रखेगी बीजेपी। उसके ऊपर कितना नीतीश कुमार मांगते हैं, कितनी सीटें वो मांग सकते हैं उसके ऊपर, और नीतीश तो मांगने की स्थिति में है नहीं। लेकिन चलिए, हमने जैसा आपने इसको कहा कि ये संभव नहीं है, हमने भी कहा कि ये संभव नहीं है। बिहार की जो राजनीतिक हकीकत है उसको बीजेपी समझ रही है। बार्गेन करने के लिए भले जो कहा जाए, लेकिन ये मेरा अपना भी मानना है ज्ञानेश्वर जी कि अगर नीतीश कुमार बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे, अगर नीतीश कुमार बैठेंगे, तब तो 50-60 सीट 70 सीट कहने की हिम्मत नहीं होगी बीजेपी के किसी नेता की। बिल्कुल पर भड़क जाएंगे, और हम लोग को पता है कि कैसे इंडिया ब्लॉक में वो भड़क करके निकल गए थे और उसके बाद इंडिया ब्लॉक से बाहर ही चले गए थे। तो अगर वो बैठेंगे तो ये बातें नहीं कही जाएंगी, लेकिन अगर उनकी स्थिति और डिटोरिएट होती है और उस दौरान अगले 4-6 महीने में बीजेपी जातीय सम्मेलन करके अपने चेहरे आगे करके और उसको कंसोलिडेट करती है अगर अपने वोट को, तो एक जोखिम लेने का प्रयास बीजेपी कर सकती है। हालांकि हम जोखिम ही कहेंगे इसको, लेकिन बीजेपी उस मोड में दिख रही है, जोखिम लेने के मोड में। नहीं, एक बात और है अजीत जी, जब 60-70 सीटों की आप बात कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि 100 सीटों की बात कर लीजिए, 80-90 की बात कर लीजिए, बीजेपी की एक कोशिश होगी कि जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं वह जेडीयू के मत्थे मर दिया जाए। सीटों की संख्या ही बढ़ानी है। और 2020 में क्या हुआ, 43 विधायक जरूर जीते जेडीयू के, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं जीता। तो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में कितनी बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार भी समझते हैं कि यदि गिनती के लिए वह सीटें मिल गई और सारी सीटें जेडीयू के ही खाते में आ गई, तो उनका स्ट्राइक रेट ऐसे ही घट जाएगा। आपने देखा ही था कि जामा खान को लाना पड़ा बीएसपी से जेडीयू में, क्योंकि नीतीश कुमार यह संदेश नहीं देना चाहते थे कि उनके मंत्री परिषद में जेडीयू के खाते से कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें अधिकांश यदि जेडीयू के खाते में मर भी गई, तो संख्या भले अधिक बढ़ जाए, लेकिन स्ट्राइक रेट तो कम हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ये मैन्यूवरिंग बीजेपी करेगी। आप देखिए ना, नीतीश कुमार जब अपने को पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी वो किशनगंज सीट लेकर के लड़े ही थे, तो उनको उस तरह की सीटें मिलेंगी। सीमांचल के इलाके में माना जाता है कि उनका मजबूत वोट आधार है, उस इलाके में अति पिछड़ा वोट ज्यादा है और उस हिसाब से वो चुनाव लड़ते जीतते भी हैं। तो उनको अगर उधर ज्यादा सीटें दी जाती हैं तो नंबर्स बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जीती हुई सीटों की संख्या तो कम हो जाएगी। तो ये बार्गेनिंग भी आरजेडी, ऐसे जेडीयू ने सर्वे कराया है ज्ञानेश्वर जी, हमको कहा उसके बड़े नेताओं ने कि हमारा 3 राउंड का सर्वे हो चुका है। तो उस 3 राउंड के सर्वे में उनको पता है कि हमारी जीतने वाली सीटें कौन सी है। उनकी कोशिश ये होगी कि अगर मुस्लिम बहुल सीटें अगर उनके खाते में डालने की कोशिश होती है, तो जेडीयू की तरफ से ये प्रयास होगा कि वैसी कुछ सीटें लोजपा के खाते में भी जाए, क्योंकि चिराग पासवान भी उस तरह की राजनीति करते हैं कि उनको भी कुछ सीटें उस तरह की दी जाए। तो वो खींचतान तो होगी जब ये लोग ड्राइंग बोर्ड पर बैठेंगे, जब सीटों के तालमेल के लिए बैठेंगे। लेकिन उसके पहले तभी फिर एक चर्चा शुरू हुई है ज्ञानेश्वर जी कि चुनाव जल्दी हो जाएगा। लोगों ने कहा कि देखिए, कल तो बड़ा शोर हो गया कि फोटो सेशन हो गया बिहार विधानसभा में, और फोटो सेशन की क्या जरूरत है, अभी तो मानसून सत्र बचा है, और यह चर्चा भी कल वहां शुरू हुई थी। तो लोगों ने कहा कि देखिए, इस बात में कोई बहुत तर्क तो नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय तो बन ही सकता है। देखिए, अभी अमित शाह जा रहे हैं, अगले महीने प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिल्कुल करीब करीब जहां पहले गए हैं उसके करीब वाले जिलों में लगाया जा रहा है। तो इतनी तेजी, तो यह संभव है कि देखिए बचा जाए कि भाई दुर्गा पूजा और छठ के बीच में चुनाव कराने से बेहतर है कि अगस्त और सितंबर में ही चुनाव करा लिया जाए। यह भी एक नई बात शुरू हुई है। हाँ, तो इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। जून की चर्चा हमको लोगों ने कही, फिर हमने कहीं 1-2 जगह बात की कि भाई ये क्या हो सकता है। जेडीयू के लोग अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में है कि अभी चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार और एक्सपोज हो, उनकी हेल्थ का मामला और बिगड़े, लोगों तक और मैसेज जाए, उसके पहले चुनाव हो जाए। अभी चुनाव होगा, और बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमको कहा था, जो हम कई बार दोहरा चुके हैं, कि अभी चुनाव कराएंगे तो ज्यादा सीटें देनी होगी नीतीश कुमार।
ज्यादा सीटें नहीं देनी है, उनको ज्यादा सीटें नहीं देनी है। फिर हमने जो सर्वे करने वाली, जो सरकारी सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी फीडबैक देती हैं, उनके एक अधिकारी को हमने पकड़ा, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या संभावना है चुनाव समय से पहले होने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल बात कही कि उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी को हमेशा ये बात सूट करती है कि त्योहारों के समय चुनाव, त्योहारों के समय का चुनाव हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद रहता है। और एक टोटका हम आपको पहले भी बताए थे, जो एक बीजेपी के बड़े नेता ने हमको कहा कि हम लोग समय से पहले चुनाव कराने का एक टोटका है कि हम लोग हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट थी और उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव कराया और हार के बाहर हो गए। 7 ही सीटें कम हुई कांग्रेस से, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए थे। तो वो एक टोटका है जिससे समय के पहले चुनाव नहीं कराना है। और दूसरा, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि इस बार छठ जल्दी है, जैसे अक्टूबर के, हमको लगता है कि अंत में ही छठ है, अक्टूबर के अंत में छठ है इस बार। तो इस बार छठ के टाइम ही चुनाव कराया जाए। और अभी से देखिए ना, अमित शाह के आने के पहले से नित्यानंद राय ने कहना शुरू कर दिया है और इसका प्रचार किया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब बिहार में माता जानकी का मंदिर भी, और त्योहार का मौसम, माता जानकी के मंदिर का प्रचार, और फिर समझते ही हैं आप। हाँ, छठ की पूजा और दुर्गा पूजा के मान लीजिए कि विसर्जन के बाद अगर कुछ विवाद हुआ रहेगा तो होता होगा, हो गया तो वो अपनी जगह है। हालांकि उस पर बीजेपी का ज्यादा फोकस नहीं होगा, ज्यादा पॉजिटिव त्योहारों के पॉजिटिव माहौल को अपने पक्ष में भुनाने का उनकी योजना है। बिल्कुल। इस बार ये योजना भी हमने सुनी, अब पता नहीं कितनी सही है या नहीं, कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, और स्पेशल ट्रेन तो पहले भी चलती थी, लेकिन इस बार उनकी बेटर व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार जाने में लोगों को दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे भी निगेटिव माहौल बनता है। अगर बहुत खराब हालत में पहुंचते हैं तो निगेटिव होता है। दिल्ली में भी जमुना की सफाई के लिए मोटा एक पैसा उन्होंने अभी बजट में अनाउंस किया मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि जमुना की सफाई छठ के समय तक, ये कोशिश है कि दिल्ली में लोग जो छठ करेंगे उस समय तक जो झाग जमुना में आता था पिछले कई वर्षों से, वो नहीं आए, जमुना साफ हो जाए। तो त्योहारों के मौसम में चुनाव होगा, जो लोग बाहर से आए रहेंगे वो एक बीजेपी का एक नैरेटिव सेट करेंगे, तो उसका फायदा होगा। इस आधार पर उन्होंने तैयारी भी है ना कि 15 अगस्त तक मेट्रो की पहली लाइन शुरू कर देनी है। अभी अगले 2 महीना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास, मतलब उद्घाटन कर देना है। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू कर देना है, और कोशिशें यह भी की जा रही कि अगले 6 महीने तक पटना, दिल्ली और या जो पटना से कनेक्टेड शहर है उनके भाड़े पर थोड़ा नियंत्रण, किसी न किसी तरीके से एयर फेयर पर नियंत्रण किया जाए, इसकी कोशिश भी चल रही है। हाँ, तो ये सारे माइक्रो मैनेजमेंट का हिस्सा है जो किया जाएगा। उस समय ट्रेनों में बहुत भीड़, बहुत अफरा तफरी नहीं रहे, ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए, लोगों को परेशानी नहीं हो, एयर फेयर कम किया जाए, ये सारी कोशिशें होंगी। तो इन सब का मतलब है कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन एक दूसरी, नीतीश कुमार की सेहत की जो राष्ट्रगान वाला मामला हुआ, उसके बाद से अचानक ये चर्चा शुरू हुई कि भाई अगर ये स्थिति रही तो फिर इनके नाम का तो कोई इनकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी चुनाव के समय। बिल्कुल, आप अभी एसेट है और उस समय आप लायबिलिटी बन जाएंगे। तो और उसका फायदा तेजस्वी यादव को होगा, क्योंकि कोई दूसरी लीडरशिप तो अभी इमर्ज होती दिख नहीं रही है जी। तो एक चर्चा ये शुरू हुई है चुनाव कराने की। लेकिन लोग कह रहे हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने हमको त्योहारों का वो समझाया, गणित समझाया और वो तैयारियां बताई कि अभी मई जून में चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है, कि मई जून तो बड़ी गर्मी का टाइम है और ऐसी ही परेशानी रहती है, उसमें चुनाव नहीं कराया जाएगा, समय से पहले चुनाव नहीं होगा। खैर, ये अपनी जगह चर्चा है, समय से पहले हो या समय के बाद हो। बीजेपी की चुनाव की तैयारी हो गई। बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट होना है वो हो गया है, उनके सर्वे हो गए हैं, उनके पास उम्मीदवारों की, संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार है। जेडीयू के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और आरजेडी तक के संभावित उम्मीदवार कौन होंगे, ये सारी रिपोर्ट उनके पास आ गई। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जाति का समीकरण बैठाया जाएगा। और एक कोशिश ये हो रही है ज्ञानेश्वर जी कि लोकसभा चुनाव में जो खेल कर दिया बीजेपी ने कि कुशवाहा वोट तोड़ने के लिए ऐसी जगहों पर कुशवाहा कैंडिडेट दे दिए जहां एनडीए का कुशवाहा कैंडिडेट नहीं था, आपने वहां कुशवाहा कैंडिडेट उतार दिए। मतलब ऐसा जाति का साधा कि जहां एनडीए का दूसरी जाति का कैंडिडेट है, वहां उसे इतर जाति, जिस जाति का कैंडिडेट है उसे इतर जाति का कैंडिडेट आपने दिया। तो इस बार आरजेडी और इंडिया ब्लॉक ऐसा नहीं कर सके, ये काम बीजेपी करेगी, मतलब एनडीए करेगी। उनका जहां कैंडिडेट होगा उससे उलट दूसरी जाति का कैंडिडेट हम देंगे और उसका वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और इसी कोशिश में देखिए, कल हमने पूछा कि मुकेश सहनी को लेकर क्या है, तो लोगों ने फिर से कहा देखिए हम लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, पता नहीं वो कहां फंसे हुए हैं और उन्हें क्या लग रहा है, वो आज आ जाए, रेड कार्पेट वेलकम होगा।
सीटों की संख्या तो ठीक है, यहाँ कसमकस है, लेकिन हाँ, स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं। और हमने पूछा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर ये जो इतनी चर्चाएँ हैं, क्या पवन सिंह को लड़ाएँगे क्या या ज्योति सिंह को? तो उन्होंने कहा कि फिर से वही गलती करेंगे। यदि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लड़ा दिया, तो फिर वही मतलब भोजपुर और शाहाबाद और औरंगाबाद वाले इलाके में, मगध वाले इलाके में क्या होगा कि जहाँ राजपूत होंगे, वहाँ कुशवाहा नहीं देगा, जहाँ कुशवाहा होंगे, वहाँ राजपूत नहीं देगा। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट पूरे तौर पर चल रहा है। हाँ, नहीं, ये जाति का मामला है और ये ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि को बीजेपी ने बहुत बारीकी से पकड़ा हुआ है। वो कोई ऐसा जी, जोखिम नहीं लेने जा रही है कि उसका कोई वोट डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई कदम बिल्कुल। नहीं उठाया जाएगा। हुँ, और मुकेश सहनी के लिए तो हम लोग कल ही बात कर रहे थे, जब हमने कहा कि उनको तो कहा जा रहा है कि आप बड़े नेता से मिल लीजिए, वो आपका चल के बात कर लीजिए और आपके लिए सारी जगह है। ये भी कहा जा जी, रहा है कि भाई उनको क्या, हमने पहले भी कहा है कि जो सरकार में रहता है उसके पास बहुत सारी चीजें देने को होती है। क्या बिल्कुल। पता उनको क्या ऑफर मिल जाए, क्या ऑफर कर दिया जाए वहां से। हुँ, दुनिया भर की हुँ, राज्यसभा की सीटें होती हैं, दुनिया भर की और भी चीजें रहती हैं जो बीजेपी देने की स्थिति में है, दूसरा कोई हुँ, देने की स्थिति में नहीं है। तो मुकेश सहनी के लिए अब अगर वो छोड़े अपना वो वाला, जो उनके मन में एक धारणा बनी हुई है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर जी, उस माहौल से, चूंकि यहाँ उप मुख्यमंत्री की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ सरकार बनने की गुंजाइश हो जाएगी, अगर वो आएंगे तब तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है एनडीए ब्लॉक की, उनके आने से हम लोग को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। हुँ, लेकिन उनके उधर रहने से उधर भी फायदा होगा। इस बार जी, आरजेडी का जो मुस्लिम यादव का वोट है वो नहीं टूट रहा है, और जैसा आपने हुँ, शुरू में कहा कि उनको थोड़े से वोट की जरूरत है, दही जमाने के लिए जोरन की जो जरूरत होती है, उस तरह के हुँ, वोट की जरूरत है उनको, और वो वोट मुहैया करा सकते हैं राजेश राम मुकेश सहनी। और जी, मुकेश सहनी और राजेश मुकेश राम। सहनी, बिल्कुल, राजेश राम के बिल्कुल। आने से भी जो वोट आएगा, दलित का एक हिस्सा आएगा, और मुकेश सहनी की वजह से जो मल्लाह का हिस्सा आएगा, और उसके बाद कैंडिडेट का जो वोट आएगा, वो लोग जी, इस बार देखिएगा आप, ये जो हमारी समझ है भी और बातचीत भी है कि लोकसभा वाली गलती नहीं करेंगे कि 11 सीट यादव को दे दिए थे। यादव की जी, सीटें कम होंगी यादव की सीटें, दूसरी जातियों की सीटें ज्यादा होंगी, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अपोजिशन भी इसी नाम पर लड़ेगा कि इनको नहीं बनने देना है। धुरी तेजस्वी है, बिल्कुल। अभी दूसरी धुरी तय नहीं हुई है ज्ञानेश्वर जी। चलिए, तो देखिए धुरी तेजस्वी हैं, लेकिन दूसरी ओर से जो मौजूदा सरकार है, क्या धुरी नीतीश कुमार बने रहेंगे? यह बड़ा विषय है और इस पर चिंतन, मनन और शोध हमारा भी जारी रहेगा। पता करते रहेंगे, दिल्ली कुछ दिन गुजार ही रहे हैं, तो देखते रहिए लाइव सिटी। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।